हमने 1965 की बात की। सर क्या कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे दो थ्योरीज चल रही होती हैं, सब मेरे समेत सारे कंफ्यूज रहते हैं। उनको समझ नहीं आती कि जब अगर ये कहा जाए कि जंग पाकिस्तान ने शुरू की थी तो क्यों की थी, और पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने नहीं की थी, भारत जो है वो अंदर तक आ गया था और फिर ये हुआ। तो असल स्टोरी क्या है? 47-48 में जो कश्मीर के ऊपर जंग हुई वो स्टेलमेट हो गई। उसे कहते हैं सीज फायर। दोनों तरफ से फौजें लड़ी और एक जगह पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन के मुताबिक सीज फायर, दोनों तरफ से गोली चलना बंद हो गई। और वहां पे ही पाकिस्तान और इंडिया ने अपनी अपनी जगह को कंसोलिडेट कर लिया। यूएन रेजोल्यूशंस कई हैं कि ये यहाँ पे प्लेबिसाइट होगा, लेकिन प्लेबिसाइट के लिए दोनों तरफ की फौजों को कश्मीर छोड़ देना चाहिए। अलबत्ता क्योंकि एक्सेशन बिल महाराजा ने साइन कर दिया था विद इंडिया आफ्टर पाकिस्तान सेंट इन मुजाहिदीन, तो यूएन रेजोल्यूशंस हैं कि इंडिया इतनी लोग वहां पे रख सकता है ताकि प्लेबिसाइट को वो मैनेज कर सके, लेकिन पाकिस्तान की सारी फोर्सेस कश्मीर को विकेट कर दें। हुआ ये कि वो आज तक दोनों साइड्स ने 1 इंच भी विकेट नहीं किया। सो दैट हैज बीन द कश्मीर प्रॉब्लम फेस्टरिंग ओवर द डेकेड्स। इंडिया पूरा कश्मीर जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स कहता है वो उनका अटूट अंग हिस्सा है। हाँ जी, इनएलियनेबल, जो उनसे लिया नहीं जा सकता। हम कहते हैं कि कश्मीर जो है वो तो पाकिस्तान में PAK, पाकिस्तान ही कंप्लीट नहीं जब तक कि कश्मीर उसका हिस्सा ना बने, पूरा कश्मीर। तो ये जो दोनों पोजीशंस हैं इसके ऊपर जंगें कम से कम 3-4 हो चुकी हैं। और 65 वॉर ऐसे शुरू हुई कि 1963 में इंडिया ने कश्मीर की इंटीग्रेशन वो कर रहे थे, 52 में हुई, फिर 54 में, फिर 63 में, और उन्होंने कश्मीर को इंटीग्रेट कर लिया। हालांकि उसका वो एक स्पेशल स्टेटस था, लेकिन प्रैक्टिकली वो इंटीग्रेट करते गए। ठीक है, जिस पे उस जमाने में पाकिस्तान के जो थे रूलर फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा कि भाई वी शुड ट्राई टू डी फ्रीज द कश्मीर इशू। इंडिया तो उसे अपने आप इंटीग्रेट करता जा रहा है डिस्पाइट द स्पेशल स्टेटस और ये और वो। डी फ्रीज अब एक, क्या कहना चाहिए, अंग्रेजी में से कहते हैं यूफमिज्म, यानी यू यूज अ सॉफ्ट टर्म और यू कैन इवन से दैट इट्स अ वेग टर्म। व्हाट डज डी फ्रीजिंग मीन? कि इस इशू को पब्लिक में ले आओ। अब कितना पब्लिक में लाओ, ये अयूब खान ने कुछ नहीं था बताया। अयूब खान ने ये प्रोजेक्ट जो है इसको फिर फॉलो अप किया गया पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में। फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद एंड फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने इसको पिक किया, इस इशू को, डी फ्रीजिंग को। साथ उन्होंने मिला लिया, उस जमाने में आई थिंक ही वाज मेजर जनरल या ब्रिगेडियर अख्तर हुसैन मलिक। ये तीनों का जो ट्रियो है ना, ये है क्रक्स जिन्होंने फैसला किया कि कश्मीर में मुजाहिदीन जाने चाहिए, और वो मुजाहिदीन वहां जाके कश्मीरियों को कहें कि आप बगावत कर दें इंडिया के खिलाफ। और जब बगावत होगी और पता लग जाएगा दुनिया को कि कश्मीरी तो इंडिया के साथ नहीं है, तो फिर कश्मीर का पाकिस्तान में आ जाना आसान हो जाएगा, जंग हो या जंग ना हो। ठीक है, इसको कहा गया, ये प्रोजेक्ट बनाया, जो उसकी डिटेल्स, मिलिट्री डिटेल्स हैं, वो अख्तर हुसैन मलिक ने, और उसका नाम रखा गया जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर 2-3 फेजेस थी। पहली फेज ये थी कि हम एकदम मुजाहिदीन भेजेंगे, मुजाहिदीन वहां जाके लोगों को
कहेंगे कि बगावत करो, हम तो मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं, तो बाद में अगली स्टेज आएगी। हुआ ये कि जब मुजाहिदीन वहां चले गए तो उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। एक कश्मीरी बोलने वाले, वैली में तो कश्मीरी बोली जाती है ना, शायद बहुत कम लोग उनके साथ थे, ज्यादा थे ये जो हमारे पंजाबी स्पीकिंग, पोठवारी स्पीकिंग, ये लोग गए। पंजाबी आप कह लें, पोठवारी कह लें। दूसरी बात है, इनको ये भी नहीं था पता कि कश्मीर के अंदर उन्होंने वो जो था ना पुराना सिस्टम, जो पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों का ही था, पाओ और शेर और मन, वो उन्होंने खत्म करके किलोग्राम्स और ग्राम्स और ये कर दिया हुआ था। और उन्होंने इस किस्म की तब्दीलियां वहां आ चुकी थी। इन्होंने जाके वहां पे अपने खाने के लिए, वो सारों के लिए खरीदो फरोख्त की, तो पता लग गया कि ये तो लोग बाहर से आए हैं। कपड़ों से पता लग गया, जो जुबान ये बोल रहे थे पता लग गया। तो जो वहां पे कश्मीरी थे उन्होंने जाके अपनी फोर्सेस को बता दिया कि यहाँ पे तो बेतहाशा लोग आए हुए हैं। तो वहां पे फिर इंडिया ने एक्शन करके बहुत लोगों को पकड़ लिया। हाँ जी, जब ये फेज हुई तो इससे पहले हाँ एक चीज बतानी इंपॉर्टेंट थी, वो कश्मीर 65 वॉर से ही कनेक्टेड है। मार्च 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की एक मिलिट्री झड़प हुई रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ जो है वो सिंध और इंडिया के गुजरात काठीवाड़ का एक मार्शी इलाका है। मार्शी इलाका दलदल का इलाका, वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट था कि ये इलाका हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का। उस जंग में, और मुझे तो वो दिन है क्योंकि हम तो लाहौर में लुडिये मार रहे थे, जैसे कि एक यंग, आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, तो तब तक तो पॉलिटिकली हम अवेयर भी नहीं थे ना। तो पता लगा कि पाकिस्तान उस जंग में ना हावी हो गया है। हुआ क्या कि जंग में तो ये हावी शायद हो गए थे, लेकिन इन्होंने जो मिलिट्री एड अमेरिका से मिली थी ना, उसमें लिखा था कि अमेरिकन वेपन्स विल नॉट बी यूज्ड इन अ वॉर विथ इंडिया। इन्होंने वहां पे सुपीरियर किस्म के मॉडर्न पैटर्न टैंक्स और ये वो इस्तेमाल किए, और इंडिया के जो वेपन्स थे वो जरा शायद कमजोर होंगे, पुराने होंगे, लेकिन वहां पे भी सीज फायर हो गई। उस जंग का फायदा भी कोई नहीं था कि आप एक दलदल का हिस्सा ले लें या एक और ले लें, है तो सब ने डूबना ही उसके अंदर। इट वॉज ऑफ नो स्ट्रेटेजिक वैल्यू, इट वॉज नो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस। लेकिन तमाशा एक दुनिया में हो गया। दुनिया के कॉरेस्पॉन्डेंट आए और वो तो सेंसेशन ढूंढते हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया जी पाकिस्तान डिड वेरी वेल जंग के अंदर। वहां से ये होता है कि जब आप इस किस्म के एक छोटे एनकाउंटर में फील करते हैं कि हम तो उनसे सुपीरियर हैं, देन यू गो फॉर द बिग थिंग। वहां से फिर ये ऑपरेशन जिब्राल्टर बना और ये बना और वो बना। समझ गई आप? अब ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर ये 3 लोग थे। सबसे बड़ी बात, एयरफोर्स को नहीं बताया गया जो हमारे चीफ थे उस जमाने में। एक और बात कड़ी सब चल रही है ना, जब ये रन ऑफ कच्छ की जंग हुई, छोटी जंग, तो जो इंडिया के एयर मार्शल थे और पाकिस्तान के एयर मार्शल थे, हमारी तरफ से असगर खान, उनकी तरफ से एयर मार्शल, खैर एयर मार्शल जो उनके थे व्हाटएवर, ये दोनों एक ही जमाने में ट्रेन हुए थे, तो दे वर पर्सनल फ्रेंड्स। इन्होंने फोन पे कहा कि ये जो जंग हो रही है ना रन ऑफ कच्छ में, कच्छ के, इसमें ना हम अपनी एयरफोर्स करेंगे इन्वॉल्व, ना आप करें। तो इट वाज ओनली क्या कहते हैं, आर्मीज की ये कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। अब जब ये ऑपरेशन जिब्राल्टर प्लान कर रहे थे और मुजाहिदीन जा रहे थे और ये, तो पूरी एयरफोर्स को नहीं बताया गया। बाय दैट टाइम असगर खान को जुलाई 1965 में इन्होंने रिमूव कर दिया था, एंड द न्यू एयर मार्शल वाज एयर मार्शल नूर खान। समझ गए आप? क्योंकि रन ऑफ कच्छ में असगर खान रिफ्यूज टू कमिट पाकिस्तान एयरफोर्स। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि
इसी का एक हिस्सा था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम था कि आप जल्दी से अखनूर एक है, अगर आप वो मैप देखें तो वो जी। जम्मू के करीब ही है अखनूर, कि यू हेड फॉर अखनूर और उसको हासिल कर लें। अब इसके ऊपर बहुत बहस है। कहते हैं अयूब खान को जब इस ऑपरेशन जिब्राल्टर का पता लगा तो उसने पूरी महफिल बुला ली और कहा कि बताओ व्हाट इज ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो अख्तर हुसैन मलिक ने बताया कि जी पहले हम ऐसे मुजाहिदीन भेजेंगे और फिर हम अखनूर और ये और वो। अयूब खान ने कहा मेरी मिलिट्री सेंस बताती है कि अगर तुमने जाना है ना तो ये मुजाहिदीन भूल जाओ, गो डायरेक्ट क्विकली फॉर अखनूर। और अखनूर अगर आप हासिल कर लें तो जो रोड है ना कश्मीर का जम्मू का बाकी विद द रेस्ट ऑफ इंडिया वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन अख्तर हुसैन मलिक का जो था ना वो प्रोजेक्ट ये था कि पहले हम वहां पे मैस अपराइजिंग कराएं और जब मैस अपराइजिंग हो जाए तो फिर हम फौजी एक्शन करें। तो ये 2-3 वर्जन्स हैं। खैर जब इन्होंने फौज अगस्त के अंदर फिर ये फौजें इधर से जानी शुरू हुई, उधर से ओपन वॉर शुरू हो गई कश्मीर के अंदर। उन्होंने हाजी पीर को कैप्चर कर लिया। अखनूर के रास्ते में कोई 24 घंटे की ब्रेक आ गई, क्योंकि एट वन पॉइंट आई थिंक ऑन द 2 अगस्त जब ये पाकिस्तानी फोर्सेस अखनूर की तरफ जा रही थी, शुरू में डायरेक्ट नहीं गई, ये सारा इन्होंने शुरू कर दिया था ऑलरेडी स्प्रिंग से। मुजाहिदीन ये वो रोज खबरें आ रही होती थी, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। दिस इज अगस्त। अगस्त में जब ये फिर मूव किए हैं तो अखनूर की तरफ, तो जनरल मूसा जो हेड ऑफ द पाकिस्तान आर्मी थे, उन्होंने अख्तर हुसैन मलिक से वो ले लिया चार्ज और मेजर जनरल याह्या खान को अपॉइंट कर दिया एज हेड। उस चेंज ऑफ कमांड के अंदर 24 घंटे लगे। उस 24 घंटे के ऊपर बहुत एक कंट्रोवर्सीज है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेजर जनरल अख्तर हुसैन को रोका ना जाता तो शायद हम अखनूर पहुंच ही जाते। दूसरों का कहना है कि जी अख्तर हुसैन मलिक रियलाइज्ड कि सबसे बड़ा जो उन्होंने गलत प्लान किया है वो तो जिब्राल्टर है, क्योंकि ये सारे तो पकड़े गए थे, लिहाजा अखनूर पहुंचने का चांस ही कोई नहीं था। अगर पहुंच भी जाते तो हाजी पीर और बाकी इलाकों में अब इंडिया स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे आ चुका था। मगर पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी दोनों ओपिनियंस हैं। मैं आपको बताता हूं कि उस जमाने में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होते थे अल्ताफ गौहर, आईसीएस ऑफिसर। जी जी। उनकी पूरी किताब है इसके ऊपर, इस वॉर के ऊपर। उसको मैंने बहुत इस्तेमाल किया अपनी किताब में। तो सर एक चीज प्लीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि ये हमेशा ये 2-3 थ्योरीज क्यों चल रही होती हैं हर वॉर के बारे में? मतलब एक सेक्शन कुछ और बताता है, दूसरा कुछ और बताता है, स्टूडेंट्स को कुछ और बताते हैं, अपने लोगों को हम एक सही क्लियर पिक्चर क्यों नहीं देते? एक अजीब कंफ्यूजन रहती है, दो तरह की थ्योरीज चल रही होती हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स बड़ी बड़ी खुली बात लिख देते हैं। तो अब अभी मैं अपना एयर मार्शल नूर खान की बात भी करूंगा, जो अमेजिंगली उन्होंने सारा एक्सपोज कर दिया है कि ये पूरी जंग झूठ थी और ये नुकसान था और पाकिस्तान एक्चुअली इज द लूजर। बाद में आता हूं, मुझे आप बात पूरी करने दें। जी जी। जो हमारे आर्मी जनरल्स हैं ना सीनियर, और ये मतलब अल्ताफ गौहर आईसीएस ऑफिसर, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। हर बात वो पब्लिक में ले आए हैं। उसकी वजह है कि अगर आप एक ऑपरेशन प्लान करें जिसमें आधे से ज्यादा फोर्सेस को आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया, ना नेवी को बताया है, ना एयरफोर्स को बताया है, और सब जनरलों को भी नहीं बताया, क्योंकि हुआ ये था कि इन तीनों ने फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद, फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो और मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, दे वांटेड टू डू इट अलोन, अपनी ग्लोरी के लिए। अब ये अपनी ग्लोरी के लिए कर रहे हैं तो बाकी जनरल जिनको इन्होंने बताया नहीं, एयर मार्शल्स को नहीं बताया, नेवी को नहीं बताया, वो इनके साथ सिंपैथी तो नहीं ना रखेंगे।
तो असल में जब आपने आर्मी में सर्व किया होता है तो फिर आप लिख भी सकते हैं। सही। मैं लिख दूं, एक आम स्टूडेंट क्लास में टीचर बता दे, उसको पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन अपने को तो नहीं ना पकड़ सकते, ये कैसे पकड़ेंगे? इसीलिए अभी असद दुरानी ने नहीं लिखी किताबें, ये बेचारा कोई आम, तो सर केस भी तो बन गया ना उनके ऊपर। लेकिन वो केस वापस हो गया, उनकी जो वो है वो रिस्टोर हो गई है उनकी। सर सालों लगे, सालों लगे। मिल तो गई ना वापस उनको पेंशन उनकी और ये और वो। ये तो नहीं हुआ कि असद दुरानी को उड़ा के ले गए और मार दिया और कहीं फेंक दिया। ही स्टिल अलाइव और सारा कुछ हो रहा है। बड़ा तो सर फर्क है। बिकॉज वो आर्मी के थे ना, एयरफोर्स के थे, आर्मी के नहीं थे, मैं इस कह वजह रहा हूं, आईएसआई ये के थे। अगर आम आदमी होता, कोई जर्नलिस्ट बात करे, कोई हाँ करे, तो हाँ उसको हाँ तो गायब हाँ, कर देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो आपने बात की थी कि ये 2-3 स्टोरीज क्यों चलती हैं, क्योंकि ये 2-3-4-5 स्टोरीज टॉप से आ रही हैं कॉलेज करिकुलम में, यूनिवर्सिटी करिकुलम में। बस वही बताया जाता है कि हमने सब कुछ जीता। लेकिन अगर आप सीरियस किताबें पढ़े पाकिस्तानियों की, इंडियंस की नहीं, मेरी सारी इस रिसर्च में इंडियन 1-2 किताबें ही हैं, ऑल आर पाकिस्तानी सोर्सेस। ये वहां से लिया हुआ है, वहां पे सारी फैक्ट्स हैं। और तो और अयूब खान के जो छोटे बेटे थे गौहर अयूब ने भी किताब लिखी है कि अख्तर हुसैन मलिक वॉज क्राइंग, ये मतलब कि मैंने तो ये गलत प्रोजेक्ट बनाया है। वो लोग ये लॉ भी प्रूव करना चाहती है कि अख्तर हुसैन मलिक का जो ये था ना जिब्राल्टर, यही गलत था। अयूब खान वॉज राइट कि सीधा अखनूर जाओ, ये वो लॉबी है। अख्तर हुसैन मलिक वाला जो ग्रुप है ये चाहते हैं प्रूव करना कि देखो जी हम तो ठीक है, हमारी गलती थी कि हमने जो जिब्राल्टर पे ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग नहीं की, ये वो, लेकिन अखनूर तो हम पहुंचे थे। इन्होंने हमसे चार्ज ले लिया और चार्ज लेने के बाद 24 घंटे में इंडिया ने वहां पे अपनी फोर्सेस ले आई। तो ये है वो है, ये दोनों किस्म की ओपिनियंस है। अब आप आए कि एक्चुअली फिर क्या होता है। ठीक इसी दौरान में जब अयूब खान ये कश्मीर में ये सारा कुछ हो रहा था, अयूब खान वेंट टू स्वात फॉर हिज हॉलीडे। अब इसके ऊपर भी एक ओपिनियन है कि व्हाई डिड ही डू दैट। एक तो ये है कि इंडिया को ये खबर दिया जाए कि यार ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। दूसरा ये है कि अयूब खान डिड नॉट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही वांटेड टू ब्लेम दीज 3 कैरेक्टर्स, जुल्फकार अली भुट्टो, अजीज अहमद एंड मेजर अख्तर हुसैन मलिक, मेजर जनरल। दोनों पोजीशंस हो सकती हैं। अलबत्ता उसकी गैर हाजिरी में हुआ क्या, इनको खुली छुट्टी मिल गई, उसे कहते हैं कार्ट ब्लांच। when the mice is away, when the cat is away, the mice will play। तो इन तीनों को इन्होंने बेतहाशा और फजूल हरकतें उसके अंदर कर दी। मसलन आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये जंग ऐसी हुई जो हुई भी और कोई मानता भी नहीं कि हमने कभी की है। ये तकरीबन वही है जो इन्होंने यहाँ पे की है कारगिल पे, कहा कि हमने तो जंग लड़ी कोई नहीं और बाद में निशारे हैदर भी दे दिया। ये हमारा करेक्टर इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि डिक्लेयर्ड वॉर तो नहीं है ना इंडिया के ऊपर के हम आ रहे हैं। अच्छा एक और बात है, और कहते भी कि जी हम नूरजहां के तरानों की वजह से जीत गए। सुने मेरी बात, लेट्स कम टू द सीरियस पार्ट्स ऑफ इट। एक और बात, अयूब खान ने कहा, और ये अख्तर हुसैन मलिक ने एक खत लिखा है अपने भाई को, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल थे। वो खत भी मैंने किताब के अंदर दे दिया है, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये भुट्टो साहब सबको कहते रहे जी मैंने इंटरनेशनल लॉ पढ़ी हुई है, कश्मीर के अंदर अगर हम ये एडवांस कर रहे हैं तो ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये तो कश्मीर का डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, लिहाजा इंडिया कभी हमें इंटरनेशनल बॉर्डर पे तंग नहीं कर सकता, कश्मीर में जो वो करना चाहें कर लें। अख्तर हुसैन मलिक सेज कि ये इट्स अ वेरी फुलिश थिंग, अगर मैं आपके गले पे जाऊंगा तो आप मेरे पेट के अंदर छुरी मारेंगे ना, आप ये कहेंगे ठीक है जी आप गले को तो मेरी छुरी मार दे लेकिन आई विल अबाइड बाय द रूल्स। ऐसे तो नहीं होता। और यही हुआ, ऐसे ही हुआ कि
4 तक अखनूर स्टैंड स्टिल हो गया। 6 की रात को या 6 की सुबह को इंडियंस ने फौजें लाहौर की तरफ भेज दी और सियालकोट की तरफ। मुझे वो दिन याद है 6 सितंबर का। उस जमाने में लोग छतों पे सोते थे, तो हम लोग सो रहे थे, तो रूफ टॉप के ऊपर पे जो है हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट, स्क्रीचिंग नॉइज। मुझे याद है मेरी बहन छोटी सी थी, चीखे मारकर रोने लग पड़ी कि ये क्या हुआ है, इतना शोर मचा। तो हमारी फिर एयरफोर्स जा रही थी टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर। लाहौर के तो सामने बॉर्डर है ना, एंड वी वर एट वॉर विद इंडिया। हुआ क्या कि इन्होंने प्लान ही नहीं किया कि इंडिया कभी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा। और मैंने उस किताब में दिखाया है ब्रायन क्लाउली, जिसको पाकिस्तान मिलिट्री ने बहुत प्रमोट किया, आई थिंक न्यूजीलैंडर और ऑस्ट्रेलियन, वन ऑफ दीज। वो आके यहाँ रिसर्च भी इनके लिए करता रहा, द पाकिस्तान आर्मी, उसकी किताब है। ही सेज कि पाकिस्तान जब ये हो रहा था तो सुबह सुबह एयरफोर्स ने नोट किया कि इंडियन फोर्सेस मूव कर रही हैं। हमारी आईएसआई, हमारी जो हमने मुजाहिदीन इंडियन टेरिटरी में भेज दिए हुए थे, किसी को पता नहीं लगा कि इंडियन आर्मी इधर आ रही है। और सच्ची बात है, जब वो लाहौर क्रॉस करके आ रहे थे ना, बाटा शू कंपनी तक आ चुके थे, तो हमारी जो मिलिट्री के लोग हैं वो सुबह पीटी कर रहे थे, पीटी। वो तो एयरफोर्स से फोन आया मेजर जनरल सरफराज मलिक को, मेरे ख्याल ये नाम था उनका, कि सर ये तो जंग हो गई है, खुदा दा खौफ करो, कुछ करो जाके। उसके बाद ये लड़े और खूब लड़े, इसमें कोई शक नहीं। यानी उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जब आपके मुल्क पे कोई हमला करता है तो देन यू फाइट लाइक अ टाइगर, आप कहना चाहिए। इंडिया ने क्या गलती की भाई, आप एडवांस कर रहे हैं, आप एडवांस करते जाएं। उन्हें ख्याल हुआ कि यार ये तो यहाँ पे है ही कोई नहीं, तो ये तो नहीं है कि हमें अंदर आने से जा रहे हैं और बीच में से घेरा डाल के हमें उड़ा दें। वो उस शक के अंदर आके रुक गए, कोल्ड फीट उन्हें हो गए। आप कभी लाहौर तो गई होगी ना? जी जी, बहुत बार। शालामार बाग तक वो आ गया, उनका ओपी जो होता है, जो फ्रंट ऑब्जर्वेशन पोस्ट, मोटरसाइकिल पे आके वहां से वापस गया। अगर ये लोग अपनी फोर्सेस ले आते, वो जो बीआरबी कैनाल है क्रॉस कर लेते, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। उनके जो जनरल थे, महल राजेंद्र, क्या नाम था उसका, ही गॉट कोल्ड फीट कि नहीं ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी हमें अंदर आने दे रहे हैं। तो ऐसे वो जंग फिर वहां पे बीआरबी कैनाल पे ही हुई और घमसान की हुई, और ये हुआ। हमने थोड़ी सी ब्रेक थ्रू करके खेमकरन, एक छोटी सी जगह है, वो कैप्चर कर ली। उसके बाद अजीज अहमद ने कहा कि जी मिलियंस ऑफ लीफलेट छुपवाएं और सिखों के ऊपर फेंकें कि हम आ रहे हैं आपको आजाद कराने के लिए, आपसे हमारी कोई जंग नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि इंडियंस ने जो है ना, वो बीआरबी कैनाल या जो भी कैनाल थी उसको ब्रेक कर दिया, तो वो सारा पानी आ गया और हमारे टैंक वहां पे रुक गए। और जब टैंक वहां रुक गए तो दे आर लाइक सिटिंग डक्स। सिटिंग डक का एक्सप्रेशन आप जानती हैं कि वो मूव नहीं कर सकती, वो एम आपका। तो उन्होंने मार मार के पाकिस्तानी फिर टैंक उड़ाए हैं। हमने सियालकोट के अंदर जब टैंक फाइट हुई है तो कहा जाता है बहुत अच्छा लड़े हैं लैंड के ऊपर, लेकिन यहां पे हम फंस गए। स्टोरी क्या है? बाय द 8th 6 को ये इंटरनेशनल वॉर जब शुरू हो गई, बाय द 8th द अमेरिकन्स ने एम्बार्गो लगा दिया, नो आर्म्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान। प्रैक्टिकली इट मेंट नो आर्म्स टू पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया के आर्म्स फ्रांस से भी आते थे, कुछ रशिया से भी आते थे, कुछ इंग्लैंड से भी आते थे। हमारे सारे आर्मामेंट अमेरिकन थी। एक दूसरी बात यह, स्पेयर पार्ट्स हमारे पास कोई नहीं थे। 2 दिन तो हमारी एयरफोर्स बड़ा अच्छा लड़ी है।
नूर खान नाउ राइट्स, ये डॉन के अंदर आर्टिकल छपा था, लेट मी गो टू दैट, ठीक है, ताकि आज आप पूरी बात देख लेना। आप कहती हैं कि ये 2-3 स्टोरीज कैसे चलती हैं, मैं बिल्कुल ठीक कहता है। हूँ ये 2-3 स्टोरीज इसलिए चलती हैं कि जब ये बड़े लोग आर्मी के और एयरफोर्स के लिखते हैं तो इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं वही लिखूं तो, इसीलिए हाँ, सर समझ नहीं आती कि आखिर इंसान जब रिप्लाई करे तो किसी को बताए तो क्या बताए। कभी कुछ यहाँ पे कुछ चल रहा आप होता है, कभी कुछ। आप यही बताएं कि प्रोफेसर इश्तियाक अहमद की किताब पढ़ ले, उसमें हर पॉइंट ऑफ व्यू को दे दिया हुआ है। ये सही। देखो, इसके अंदर 3 अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैंने इंटरव्यू किया है, 4 आईएसआई के हेड को किया है, कई लेफ्टिनेंट जनरल को किया है, कई ठीक। मेजर जनरल ब्रिगेडियर को किया है, मेजर्स को किया है। तो अब उनकी कई हुई बातें तो मुझसे नहीं ना वो कह सकते कि हमने नहीं कही, हाँ सही। वो सारी चीजें क्योंकि यहाँ की हैं। क्योंकि उन्होंने नहीं बताई है ना, और ये बिल्कुल सही। किताब माफ करना आर्मी ने कभी बैन नहीं की, हम्म, दिखती है और लोग पढ़ते हैं। और एयर मार्शल नूर खान क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार ये कोई अकल की बात है कि आप इंडिया के साथ ये ऑपरेशन कश्मीर वाला कर रहे हैं और ना एयरफोर्स को बताया है, ना नेवी को बताया है। वो क्यों कि मेजर जनरल अख्तर हुसैन का ख्याल था कि यार ये हमने जब कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन भेज दिए और वहां पे एक अपराइजिंग हो गई तो कश्मीर तो आया ही आया, लिहाजा जितना सीक्रेट रखो उतनी कामयाबी है। मगर अब पता लगा कि ये बिल्कुल गलत प्लानिंग थी, क्योंकि जब तक आपको पूरी अपनी वॉर प्लान ना हो कि इस हालात में क्या होगा कैसे होगा, तो आप तो जंग लड़ ही नहीं सकते। एक और बात है, जब ये जंग शुरू हुई तो दुनिया के अंदर भी इस पे बात हुई, सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग हो गई। अब 8 तारीख के बाद अमेरिकन जो था एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उससे जाके जुल्फकार अली भुट्टो मेट और कहा कि हम तो आपके एलाई हैं, तो आपने हमारे एम्बार्गो रोक दिया। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं था पता कि ये जंग अगर होगी तो यही होगा, किसने तुम्हें कहा था ये जंग कश्मीर के अंदर शुरू करो, कि नहीं जी कश्मीर में हम तो हैं ही नहीं, वो तो मुजाहिदीन है। अब ये आप इस किस्म की बातें वही जो कारगिल वाली है वो भुट्टो साहब वहां पे करते रहे। हुआ ये कि इनको एयर मार्शल असगर खान को जिन्होंने निकाला था उसके बैग करके भेजना पड़ा चाइना कि हमें कुछ आर्मामेंट भेजे जाएं, पता नहीं प्लेन्स भेजे जाएं, कहा गया। लेकिन ये ना कहें डायरेक्टली हमें भेजें, आप इंडोनेशिया के जरिए भेजें। अयूब खान डिड नॉट वांट टू ऑफेंड द अमेरिकन्स। भुट्टो साहब प्रो चाइना होना चाहते थे बट नॉट अयूब खान। खैर वहां से थोड़ी आर्मामेंट भी आ गई। चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि तुम गुरिल्ला वॉर शुरू कर दो। और गुरिल्ला वॉर तो वो शुरू करे ना जिसने इनकलाब करना हो, ना अयूब खान इनकलाबी। और भुट्टो साहब को तो समझ आ गई कि मेरा सारा प्लान डिजास्टर प्रूव हो रहा है। 8 तारीख के बाद देवर ऑल रियलाइजिंग बाय द आवर कि इन्होंने ये बेहुदा जंग शुरू की है और कुछ भी नहीं इनको मिल रहा उसके अंदर। बाद में सीज फायर हुई और सीज फायर के अंदर वहां पे जो फैसला किया गया वो यही था कि बस सीज फायर, कोई कश्मीर के ऊपर एक भी चीज इंडिया से नहीं करवा सके। बाद में दोनों को, अयूब खान को और लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ताशकंद रूसियों ने बुलाया अमेरिकन की एक्सेप्टेंस के साथ। हाँ, चाइना ने हमारी थोड़ी मदद की बट सो व्हाट। लेकिन जी सर बोले। इससे इस चीज से हमने यानी 65 वॉर से हमने कुछ सीखा नहीं, वरना कारगिल ना होता। कारगिल भी कुछ इसी तरह की लगता था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि क्या बिल्कुल चल वो रहा है, रिपीट है, उसका रिपीट है, सिर्फ स्केल छोटा है। है। रिपीट बट स्केल छोटा है। हमारे ये तो इंडियंस मुझे कहते हैं यार तुम कहते हो हम मुजाहिदीन हैं, हम जिहाद करते हैं, तो डिक्लेयर करके वॉर आओ ना कि हम आ रहे हैं। छुप के तुम शुरू कर देते हो और बाद में तुम सिक्योरिटी काउंसिल में जाके यूएन रेजोल्यूशन सीज फायर के लिए एग्री कर जाते हो। और यही हुआ 17 डेज जंग के बाद, महल 23 को या 22 अगस्त को सितंबर को ये सीज फायर हो गया। उसके बाद ये ताशकंद चले गए। ताशकंद के अंदर
भुट्टो साहब ने जो फिल्म फोटो उतरवाई वो ये थी कि देखो अयूब खान तो ताशकंद मान गया, मैं इसके हक में नहीं हूं। खैर उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, वहीं उन्हें हार्ट अटैक हुआ, ही डाइड, बात वहीं खत्म हो गई। कश्मीर पे हमें कोई 1 इंच भी नहीं हमें मिला। हमारी सारी इकॉनमी जो तब तक आगे जा रही थी वो रुक गई, बल्कि डाउन गई। कौमी जो एक कर्जा है वो एकदम मल्टीप्लाई कर गया। खाने की चीजें और बाकी चीजों के प्राइसेस एकदम जंप कर गए। पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया। और इसके अंदर आपके जो ISPR है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो वो लिख गए हैं। नूर खान ने कहा कि यार जब हुआ तो मैं तो रिजाइन कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि ऐसे मौके पे रिजाइन करना तो डिमोरलाइज हो जाएगी काम। लेकिन उसने कहा है कि अयूब खान, जनरल मूसा, सेडे भुट्टो, अख्तर हुसैन मलिक, ये सारे दे हैव ड्रैग पाकिस्तान इनटू द क्वेगमायर, दलदल के अंदर। Who has said this? Who was the नूर एयर खान। मार्शल ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स? ये डॉन में बिल्कुल छपा है, डॉन पाकिस्तानी अखबार है ना, पूरी रिपोर्टिंग है उसके अंदर। सर, उस डॉन का तो भरोसा ही उठ गया है जब से डॉन के बारे में सुना है कि 71 वॉर में एक दिन पहले तक वो ये बता रहा था कि हमने सब जीत लिया है और हम आगे जा रहे हैं, और उसके बाद एक दिन के बाद हथियार डाल दिए। तो ये न्यूज भी नहीं डॉन में नहीं ही नहीं, आई। बात तो बात डॉन सुनो। वालों ने तो मेरी नजर में तो अब डॉन उस तरह से नहीं रही, डॉन की वैल्यू या नहीं नहीं, डॉन का स्टैंडर्ड। जब 65 वॉर हो रही थी तो डॉन्स आगे से आगे बढ़ के यही खबरें लगा रहा था कि हमने यहाँ कामयाबी कर ली, ये कर ली। नहीं, ये तो 2005 में जाके फाइनली। और ये क्यों किया गया? बिकॉज ये नूर खान का आर्टिकल अयूब खान के खिलाफ है, जो उर्दू स्पीकिंग लॉट कभी पसंद नहीं करता, इसलिए छापा है उन्होंने, डॉन वालों ने। लेकिन जब जंग हो रही थी तो ये तो डॉन सबसे आगे था, हर रोज ये विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे थे। और एज यू से 71 में भी। नो नो नो, अब जब छापी है ना नूर खान की, तो वो इसलिए कि अयूब खान के खिलाफ उर्दू स्पीकिंग मुहाजरों की बड़ी हेट्रेड है, तो इसलिए छाप दिया है। आई नो द रीजंस। अच्छा, ये लेकिन मुशर्रफ के टाइम पे भी कहा जाता था कि क्योंकि परवेज मुशर्रफ जो हैं वो इंडिया से आए हैं और उर्दू स्पीकिंग है, तो इसलिए सारे पंजाबी उसके पीछे पड़ गए। ये हमारी अजीब सी चीज चलती है, कभी उर्दू और लेकिन कभी पंजाबी के लेकिन पीछे। बात यह है कि परवेज मुशर्रफ तो पंजाबी बोलते भी थे और लाहौर के अंदर ही उनकी एजुकेशन हुई है। ही वॉज मोर पंजाबी देन द पंजाबीज। ये बाद में बातें हुई हैं, लेकिन वाइल ही वॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसने जो चाहा करवा लिया। उसके होते हुए तो कोई नहीं बोला। जब आप पावर में नहीं होते तो फिर सारे आपके खिलाफ भी हो जाते हैं। लेकिन मुशर्रफ को भी उन्होंने सेफली निकला तो दिया ना पाकिस्तान से, हाथ तो नहीं लगाने ट्रू। दिया। अपने बंदों को ये हाथ नहीं डालते, अगर डालते हैं तो फिर कोई ऐसी होती है वजह के फिर सबका इंटरेस्ट होता है कि इसको विक्टिम बना ही लो। मगर अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पल है नहीं हमारे कोई ना, सामने जो हम कोई बोल ना, एक सकें। दो बंदे हैंग किए हैं फॉर स्पाइंग एंड ऑल, वो ही हुआ है, मैंने देखा है। और जाहिर है स्पाइंग जो करता है फिर वो तो उसके साथ तो वर्स्ट ट्रीटमेंट ही होती है, कोई भी हो। चलो, लेकिन ये थी 65 वॉर। बिल्कुल ठीक। और लेकिन लास्ट में सर मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि पाकिस्तान या भारत में आगे भी कोई जंग हो सकती है, या आप दोनों कुछ सेंसिबल हो गए, खास तौर पे पाकिस्तान की तरफ? आपको लगता है कि दोबारा कोई गलती करेंगे? एक एक बड़ा फर्क जो पड़ा, और वो भी अब क्लियर हो गया कि उसका कोई ज्यादा हमें फायदा नहीं हुआ, वो ये था कि जब न्यूक्लियर वॉर पावर बन गए ना ये दोनों, तो पाकिस्तान की एक लॉबी की सोच थी कि अब न्यूक्लियर वॉर तो की वजह से इंडिया पाकिस्तान वॉर तो हो नहीं सकती, तो छोटी छोटी हरकतें करते रहो, कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन भेज दो और इंडिया के अंदर ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, वो हमारे यहाँ करते रहे, स्मॉल स्केल डिसरप्शन। ठीक है, लेकिन वो भी दोनों साइडों ने देख लिया करके कि अगर आप करेंगे तो वो भी कर लेंगे।